प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र सब्जेक्ट में जो प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, तो इसमें आ वाला सही है, विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। दूसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हैं, इसमें भी है, आ वाला सही ऑप्शन है, परस्पर पूरक। देखिए तीसरा है, निम्न में से किस अर्थ व्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ब वाला, समाजवादी अर्थव्यवस्था। चौथा है, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित होती है, तो इसमें है इसका आ वाला सही ऑप्शन, क्या उत्पादन किया जाए। फिर पांचवा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन है बा वाला, विशिष्ट फर्मों का, है ना। अब यहाँ पर है दूसरी यूनिट में, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती तब कुल उपयोगिता क्या होती है, स्थिर रहती है। क्या होती है, स्थिर रहती है। अब यह है दूसरा वाला, सीमांत उपयोगिता हो सकती धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी और शून्यात्मक भी, इसलिए क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है, तो वो करता है ऋणात्मक ढाल। चौथा है, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता। अब देखिए, कुल उपयोगिता खालिस्तान उपयोगिता का योग होती है, तो कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता का योग होती है। क्या जाएगा खालिस्तान में, सीमांत। उच्च उदासीनता वक्र खालिस्तान संतुष्टि को दर्शाती है, तो उच्च उदासीनता वक्र किसको, उच्च संतुष्टि को दर्शाती है। अब उपयोगिता खालिस्तान की उपभोग आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है, तो जो उपयोगिता होती है वो उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है, तो क्या आएगा खालिस्तान में, उपभोक्ता। मांग का नियम एक खालिस्तान कथन है, तो मांग का जो नियम होता है वो कैसा होता है, गुणात्मक कथन होता है। जब वस्तु की मांग से परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो, क्या है, जब वस्तु की मांग से परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो, तो मांग की लोच कैसी होती है, बेलोजदार। खालिस्तान क्या दिया, खालिस्तान होगी तो क्या लिखेंगे, बेलोजदार होगी। कैसी होगी, बेलोजदार। अब देखिए अगला वाला है, उपयुक्तता व्यक्तिगत होती है, तो सत्य है ना। सीमांत उपयुक्तता ऋणात्मक भी हो सकती, मालूम है, अभी हमने देखा कि सीमांत उपयुक्तता ऋणात्मक, धनात्मक और शून्यात्मक सभी हो सकती, तो क्या पूछा, ऋणात्मक हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। गिफिन वस्तु घटिया वस्तु होती है, सत्य है। जब मांग तालिका को रेखा चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे मांग वक्र कहते हैं, सत्य है। अब पांचवा वाला क्या है, मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ये क्या आ जाएगा, असत्य। क्या आएगा, असत्य। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जब सीमांत उपयुक्तता शून्य होती है तब कुल उपयुक्तता कितनी होती है, तो ये क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम। बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है, यानी बजट रेखा को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो बजट रेखा का दूसरा नाम है कीमत रेखा। अब देखिए, विलासिता की वस्तु की मांग की लोच कैसी होती, तो ये होती है, विलासिता की वस्तु की जो मांग की लोच होती है वो कैसी होती है, वो होती है अत्यधिक लोचदार। कैसी होती है, अत्यधिक लोचदार। कीमत तथा मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा पूछा जाता है। कीमत तथा मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, तो कैसा होता है, विपरीत संबंध। कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध होता है, विपरीत। मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी होनी चाहिए, स्थिर। कैसी होनी चाहिए, स्थिर। अब देखिए सही जोड़ी है ना। तो स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु यानी एक वस्तु के स्थान पे दूसरा भी वस्तु का उपयोग किया, तो देखो कौन सी वस्तु ऐसी होती है, जैसे ये चाय और कॉफी, चाय के स्थान पे कॉफी या कॉफी के स्थान पे चाय का उपयोग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, चाय कॉफी। पूरक वस्तु, पूरक वस्तु क्या होती है, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो देखिए यहाँ कौन सा, गेंद और बल्ला, क्योंकि गेंद के बगैर बल्ला किस काम का और बल्ला के बगैर गेंद किस काम की, है ना, दोनों होना जरूरी है तभी का उपयोग में आती है। तो पूरक वस्तु यानी ये गेंद और बल्ला एक दूसरे की क्या होता है, पूरक वस्तु होती है। गिफिन वस्तु, गिफिन वस्तु क्या होती है, निम्न कोटि की वस्तु होती है।
बेरोजगार मांग, क्या है बेरोजगार मांग? तो क्या होती है? आवश्यकता की वस्तु। और मांग के नियम का अपवाद, तो मांग का नियम का अपवाद है गिफिन वस्तु। अब कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता का, ये कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता होती है सीमांत उपयोगिता का योग। और बजट रेखा, कीमत रेखा, अभी हमने देखा था ना बजट रेखा को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो किस नाम से? कीमत रेखा। तो बजट रेखा क्या होती है? कीमत रेखा। अब देखिए ये यूनिट 3 में है, भौतिक अदाओं और भौतिक प्रदाहों के बीच के संबंध कैसा? उत्पादन फलन। दूसरा है अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है? तो वो आ वाला सही होगा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। आगे है उत्पादन की प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। आ वाला सही है, क्या है? आ वाला सही है ना? कौन सा वाला सही है? आ वाला। अब उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती? तो कौन सी पाई जाती? स्थिर लागत। उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? देखिए जैसे किसी उत्पादन प्रारंभ करना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको? भूमि, मशीन, भवन, ये इनकी जरूरत होती, तो ये एक बार लगती, स्थिर रहती, ये कभी परिवर्तन नहीं होती। तो उत्पादन जो प्रारंभ करने से पहले जो लागतें लगती है वो कैसी होती है? स्थिर लागत होती है। निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? देखिए भूमि, भवन, ये तो स्थिर रहती है। प्लांट, मशीन, ये भी स्थिर रहती है ना? और ये लाइसेंस फीस, ये भी काफी दिन के लिए, तो क्या रहती है? अस्थायी श्रमिक का मजदूरी और वेतन, यानी सा वाला सही है, अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन। अब देखिए यहाँ वह नियम जो खालिस्तान में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। तो जो अल्पकाल में लागू होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। तो क्या आएगा खालिस्तान में? अल्पकाल। वह नियम जो खालिस्तान में लागू है उसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो कौन सा नियम है? दीर्घकाल में लागू होता है उसे हम क्या कहते हैं? पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही कुल लागत से ज्ञात की जाती है। बिल्कुल सही, औसत लागत और सीमांत लागत दोनों किसमें से? कुल लागत से ही ज्ञात की जाती है। और चौथा है खालिस्तान लागत औसत लागत को उसके उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है, तो वो सीमांत लागत है जो औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है। फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार में पूर्ति क्या होती है? बढ़ती है। क्या आएगा? बढ़ती है। सतसत शून्य उत्पादन होने पर परिवर्तनशील और स्थिर दोनों ही साधन घटा सकते? नहीं घटा सकते, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन अपरिवर्तित रहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर है उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागत शून्य हो जाती है, ये भी असत्य, कभी भी स्थिर लागत शून्य नहीं होती है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल उत्पादन फलन से होता है, ये क्या है? सत्य है। कर में वृद्धि होने से उत्पादन लागत बढ़ती है और पूर्ति में कमी आती है, ये भी सत्य है ना? अब देखिए सही जोड़ी है, क्या है? सही जोड़ी। कुल उत्पादन में क्या आएगा? वस्तु तथा सेवा की कुल मात्रा। फिर आता साधन के प्रतिफल का नियम, तो वो होता है अल्पकाल में, है ना? अदा एवं प्रदा में संबंध होता है, तो वो है उत्पादन फलन, है ना? एसी और एमसी वक्र क्या होता है? यू आकार का होता है। किस आकार का होता है? यू आकार का। सीमांत उत्पादन क्या होता है? अतिरिक्त उत्पादन होता है ना? अब देखिए आगे ये यूनिट 4, निम्न में से बाजार का कौन सा स्वरूप कीमत निर्धारक होता है? तो देखिए इसका सही जो ऑप्शन होगा आ वाला, एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागत होती है, क्या होती है? बहुत अधिक होती है। क्या होती है? बहुत अधिक है। अब देखिए क्या दिया हुआ? पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेता और विक्रेता की खालिस्तान संख्या होती, तो इसमें अधिक संख्या होती। क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता वाली दशा में क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत
खालिस्तान फल में प्राप्त करती, तो प्राप्त करता, ग्रहण करता, स्वीकार करता, कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो प्राप्त करता या ग्रहण करता या स्वीकार करता लिख सकते हैं। तीनों शब्द का उपयोग कर सकते हैं इसमें। देखिए अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है, तो ये क्या बोल रहा है, नहीं पाई जाती, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक अलग अलग क्रेता से अलग अलग कीमत ले सकता, नहीं ले सकता, यानी यह असत्य है ना, क्या हो जाएगा, असत्य। अब देखिए, फार्म का साम्य बिंदु क्या कहलाता, AR बराबर MR। जो सोना है ना, वो कैसा बाजार होता है, अंतरराष्ट्रीय। दूध क्या होता है, स्थानीय बाजार के लिए होता है ना, और कपड़ा क्या होता है, राष्ट्रीय बाजार है। अब देखिए अब आती है यूनिट 5, कीमत संतुलन तब समान रहता है जब मांग में वृद्धि तथा पूर्ति में वृद्धि दोनों आपस में बराबर हो। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, आ वाला, मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि। अगला है, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो तब स्थिति बनती है, तो वो बनती है मांग के अतिरिक्त की। कैसी बनती है, मांग के अतिरिक्त की, सा वाला। अब देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खालिस्तान का आशय संतुलन की स्थिति है, तो मांग बराबर पूर्ति होती, क्या होती है, मांग बराबर पूर्ति, या बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों बराबर होती है, तब संतुलन की स्थिति होती। तो इसमें क्या लिख देंगे, मांग बराबर पूर्ति। संतुलित खालिस्तान का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करना जो संतुलित रहती है, तो इसमें संतुलित कीमत क्या आएगी, संतुलित कीमत छत को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो जो कीमत छत होती है उसको उच्चतम कीमत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्चतम कीमत कहा जाता है। स्टॉक एक विशेष खालिस्तान पर मापी गई मात्रा होती है, तो एक निश्चित समय बिंदु पर, क्या होता है, एक निश्चित समय बिंदु पे। तो आप ऑप्शन में क्या लिखोगे, केवल समय बिंदु, क्या लिखोगे, समय बिंदु। अब खालिस्तान वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो इसको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। क्या होती है, वे वस्तु जो जिनका उपयोग अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है उसे हम बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है। अब खालिस्तान स्थायी संपत्ति के उपयोग से होने वाली टूट फूट के कारण होती है, यानी कि कहने का स्थायी संपत्ति के उपयोग करने से जो टूट फूट होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं मूल ह्रास। क्या कहते हैं, मूल ह्रास। परिवार द्वारा खरीदी गई कार खालिस्तान वस्तु होती है, तो परिवार के द्वारा जो खरीदी गई कार उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है, उपभोक्ता वस्तु। राष्ट्रीय आय के आकलन में खालिस्तान भुगतान शामिल नहीं किया जाता, तो वो हस्तांतरित, क्या होता है, हस्तांतरित। क्या आएगा इसमें, हस्तांतरित। अब यूनिट 7 देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है मूल्य का मापन। क्या होता है, मूल्य का मापन। अब देखिए यहाँ पर भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपए का नोट निर्गमन करती है। देखिए 1 रुपए का नोट सा वाला भारत सरकार, क्योंकि हमको पता है बाकी तो सब कौन करती है, रिजर्व बैंक है ना, लेकिन 1 रुपए को छोड़कर बाकी सब रिजर्व बैंक करती है। तो 1 रुपए का जो नोट होता है वो कौन करते हैं, भारत सरकार। तो 1 रुपए का नोट निर्गमित करती है भारत सरकार। जनता का बैंक कौन सा होता है, तो जनता का जो बैंक होता है व्यापारिक बैंक होता है, ये सही है। व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, नोट का निर्गमन नहीं, नोट का निर्गमन तो कौन करती, रिजर्व बैंक करती, तो ये नहीं होगा। ग्राहक की जमा स्वीकार करती, हाँ ये करती है। ग्राहक को ऋण देती, हाँ ये भी देती। और चौथा है कि ब और स, यानी ये ब और स, तो ये वाला जाएगा। अब देखिए, मुद्रा बहादुरी है जिसके खालिस्तान अर्थ विज्ञान केंद्रित है। तो मुद्रा बहादुरी जिसके चारों ओर, क्या आएगा खालिस्तान में, चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम। क्या होता है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। क्या क्या आएगा, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। और ट्रस्टी की भूमि निभाना बैंक का
खालिस्तान कार्य है तो अभिकर्ता संबंधी कार्य। क्या है? अभिकर्ता संबंधी। खालिस्तान बैंक नोट का निर्गमन करती तो आरबीआई, या हम बोल सकते हैं रिजर्व बैंक, है ना। क्या बोल सकते हैं? रिजर्व बैंक, है ना। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का क्या खालिस्तान बैंक कहलाता? तो केंद्रीय बैंक कहलाता। क्या कहलाता है? केंद्रीय बैंक। अब सत्य सत्य देखिए, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, सत्य है। केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण प्रदान करती, ये भी सत्य है ना। व्यापारिक बैंक शाखा सर्जित करती, ये असत्य है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। व्यापारिक बैंक के पास प्राथमिक जमा नहीं होती, होती है, इसलिए उन्हें नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य। अब देखिए आगे, जमा स्वीकार करना किसका काम है? व्यापारिक बैंक का है। जनता का बैंक कौन सा होता है? व्यापारिक बैंक होता है। देखिए यहाँ दोनों सेम है ना, किसी को भी कर सकते हैं। अब देखिए सरकार का बैंक कौन सा होता है? सरकार का बैंक होता है जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मूल्य का मापन। और प्राचीन भारत में सिक्कों को क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। अब देखिए यूनिट 8 में तो आपको पता, उसमें से तो हटा ही दिया गया है ना। अब देखिए 9 में राजस्व बजट में शामिल होता है। तो देखिए सरकार की राजस्व प्राप्ति, सरकार का राजस्व व्यय, सरकार की पूंजीगत प्राप्ति, या इसमें दोनों अ और ब, तो ये इसका आएगा द वाला, दोनों अ और ब। सरकार द्वारा उधार लेना क्या कहलाता है? पूंजीगत प्राप्ति। और वे राजस्व प्राप्ति जो सरकार के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त होती कहलाती है, तो इसका सही होगा ब वाला, गैर कर प्राप्ति। चौथा है उस कर को क्या कहा जाता है जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है? तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। और बजट को अधिक का बजट कब कहा जाता है? जब अनुमानित प्राप्तियां ज्यादा हो, किससे? अनुमानित व्यय से। ठीक है। अब यहाँ आता है रिक्त स्थान। संपदा कर एक खालिस्तान कर है, तो कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर। क्या है? प्रत्यक्ष कर। ऋण पर ब्याज मिलना एक खालिस्तान प्राप्ति है, तो ऋण पर ब्याज मिलना पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत व्यय खालिस्तान अवधि के लिए होता है, तो पूंजीगत व्यय दीर्घकाल अवधि के लिए होता है। अनुमानित व्यय बराबर होते हैं अनुमानित व्यय आय से। अनुमानित व्यय और अनुमानित आय दोनों बराबर होता है, तब क्या होता है? संतुलित बजट होता है। तो क्या आएगा? अनुमानित आय। घाटे का बजट बराबर अनुमानित आय में माइनस अनुमानित व्यय होता है, तो यहाँ खालिस्तान में अनुमानित व्यय आएगा। अब देखिए यहाँ सही जोड़ी वृद्धा पेंशन, देखिए इसमें थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन नहीं, इसको छोड़ देते हैं। पूंजीगत व्यय क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय योजना व्यय, है ना। और फिर होता है कर राजस्व। कर राजस्व तो क्या? राजस्व प्राप्ति है। उधार लेना क्या होता है? उधार लेना क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति होती है। और कानून एवं व्यवस्था क्या होता है? गैर विकासी व्यय होता है। तो ये वाला वृद्धा पेंशन भुगतान यही आएगा। ठीक है। अब देखते हैं ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है, सत्य, क्योंकि क्या होता है? ऋण वसूलते तो पूंजी प्राप्त होती है। भारत में सरकारी बजट केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है ना। बजट सरकार की आय तथा व्यय का विवरण होता है, ये भी सत्य है ना। और राजस्व प्राप्ति में कर प्राप्ति तथा गैर कर प्राप्ति दोनों को शामिल किया जाता है, ये भी सत्य है। और सरकार की अनुमानित आय यदि बड़ी हो या ज्यादा हो, सरकार के अनुमानित व्यय होने पर अधिक का बजट कहलाता है, ये भी सत्य है, अभी हमने देखा था। अब देखिए यूनिट क्या है? 10 है। तो विदेशी विनिमय दर किसी मुद्रा की कीमत को व्यक्त करता है, तो वो अन्य मुद्रा के रूप में करता है। सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को क्या कहा जाता है? तो स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। अब देखिए ये क्या है? भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है, तो इसमें केवल आयात, केवल निर्यात, वस्तु का आयात निर्यात दोनों, या दृश्य एवं अदृश्य मध्य, तो यह द वाला आएगा, दृश्य एवं अदृश्य मध्य। अब देखिए चौथा है चालू खाते की मध्य होती है, तो वो क्या होती है? द वाला, बैंकिंग। नई व्यापार नीति की घोषणा की गई थी, तो वो कब की गई थी? 1991 में। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, सही विकल्प में आता है और खालिस्तान में भी आता है ना। तो नई व्यापार नीति की घोषणा की गई थी, तो वो कब की गई थी? 1991 में। खालिस्तान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य मध्य शामिल होती है, तो भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य मध्य शामिल की जाती है, तो क्या जाएगा? भुगतान। अब व्यापार का उद्देश्य खालिस्तान कमाना होता है, तो व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। फिर चाहे वह राष्ट्र हो या अंतर्राष्ट्रीय, तो यहाँ क्या आएगा?
लाभ कमाना। अब देखिए, जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में घटा दिया जाता है तब क्या होता है? मुद्रा का अवमूल्यन। क्या होता है? मुद्रा का अवमूल्यन। क्या आएगा खालिस्तान में? मुद्रा का अवमूल्यन। अब खालिस्तान व्यापार विभिन्न देशों के संकट के समय सहायक होती, तो क्या होता? कौन सा व्यापार? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के संकट के समय सहायक होती। यहाँ आएगा अंतर्राष्ट्रीय। खालिस्तान विनिमय दर प्रणाली में किसी भी मौद्रिक सत्ता द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। किसमें? लोचपूर्ण विनिमय दर में। किसमें? लोचपूर्ण। खालिस्तान में क्या आएगा? लोचपूर्ण। अब देखिए, भुगतान संतुलन खाता अर्थव्यवस्था की कीमत क्षमता को प्रतिबिंबित करता है, तो यह हो जाएगा सत्य। व्यापार संतुलन किसी देश की सेवा के निर्यात तथा सेवा के आयात के बीच का अंतर होता है, यह होगा सत्य। व्यापार नीति, देखिए एक फिर आ गया क्वेश्चन है ना, नई व्यापार नीति की घोषणा 1991 में की गई थी, सत्य है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार संतुलन सदा संतुलित रहता नहीं, है ना, यह सत्य हो जाएगा। भुगतान संतुलन में केवल द्रव्य मदों को शामिल किया जाता है, असत्य है ना। अब देखिए सही जोड़ी है। यहाँ आंतरिक व्यापार क्या है? एक देश की सीमा के अंदर होता है। भुगतान संतुलन सदैव कैसा रहता है? तो क्या होता है? संतुलन में रहता है। विदेशी व्यापार क्या होता है? एक से अधिक देशों के बीच में किया जाता है। अवमूल्यन क्या होती है? देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में कम होता है। और चालू खाते की मदें क्या होती है? तो चालू खाते की मदें होती है आयात और निर्यात।